हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना राही सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन से मुख्य रूप से 10 मार्क्स से पूछा जाता है। 10 से ही ज़्यादा ही पूछा जाएगा, लेकिन 10 मार्क्स से कम कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा निश्चित रूप से देखेंगे और मैं वादा करता हूं कि आपको 100% समझ आएगा और 10 मार्क्स जरूर आएगा ये। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन। तो आप लोग हेडिंग देंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों है ना, इससे भी सबसे बड़ा सवाल आएगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारे दैनिक जीवन में यूज आता है। इसका जो ज्यामितीय जो अर्थ होता है वह कोई भी बंद आकृति होता है। जैसे बंद आकृति मान लीजिए कि इस तरह से है, ये आपको ना वृत्त है ना कोई गोला है ना, कोई शेप नहीं ले रहा है, लेकिन ये बंद है, क्लोज फिगर है। तो किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने में डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसके बारे में, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में आप काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपको आगे चैप्टर आएगा जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, समाकलन के अनुप्रयोग। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और कई तरह से उसका ग्राफ बनेगा और उसका हम लोग कोई भी बंद आकृति होगा तो उसका क्षेत्रफल हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बेस्ड पढ़ना है ना, और 7 पॉइंट आपको 8 से लेकर के 11 तक में ये डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, वहाँ पे हम लोग इसका एरिया निकालने में यूज करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आप लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है। पॉइंट फर्स्ट डिफिनिट, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन। हालांकि हेडिंग हम दे चुके हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि समाकलन, है ना, इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होता है, समाकलन। तो समाकलन a to b, समाकलन a to b f(x) dx को निश्चित समाकलन जिसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे नीचे वाला को लोअर लिमिट कहा जाता है, ऊपर वाला को अपर लिमिट कहा जाता है। ये फंक्शन x का है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसको आप पढ़ने का तरीका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटीग्रेशन। क्या इसको पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसे ना इंटीग्रेशन ऑफ f(x), इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b पढ़ा जाता है, फ्रॉम a to b पढ़ा जाता है। पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to b
पढ़ा जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम लोग लिखेंगे, ए को लोअर लिमिट तथा बी को अपर लिमिट कहा जाता है। देखेंगे यहाँ ए को क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, और बी को अपर लिमिट कहा जाता है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। चलिए जैसे मानते हैं, यदि समझेंगे आप लोग, यदि ये जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इसको, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लेते हैं कोई दूसरा फंक्शन आएगा जी एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के या सी ABCD लेते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर इतना होता है ना, तब जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगा, जी एक्स। यहाँ भी एफ एक्स की इंटीग्रेशन जी एक्स, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट के देते हैं, और लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ सब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कहाँ पुट करते हैं, तो वेरिएबल एक्स के जगह पर। तो कहाँ एक्स है, यहाँ है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहीं वहीं अपर लिमिट। तो एक्स की जगह हम लोग रखेंगे बी, है ना, बी आ जाएगा, फिर प्लस के है तो के दे देंगे, फिर बीच में माइनस लोअर लिमिट, जहाँ एक्स वहाँ क्या देंगे अब ए, यानी वेरिएबल के स्थान पे जी ऑफ ए और प्लस के। माइनस से आप गुना करेंगे तो माइनस के एक प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो जी ऑफ बी हो जाएगा और माइनस जी ऑफ ए होगा। तो स्टूडेंट्स हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब डिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, कौन इंटीग्रेशन आएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो डायरेक्ट आप पहले इंटीग्रेट करिए, है ना, एफ एक्स का इंटीग्रेशन सीधा जी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या मान लिया, कोई दूसरा फंक्शन आएगा जी एक्स, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। तो क्या करेंगे, वेरिएबल के स्थान पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा जी ऑफ बी और माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ से समझिए कि इंडेफिनिट अब नोट हम लिखाने वाले हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक एक्स का फंक्शन होता है, ध्यान देंगे इधर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्स का एक फंक्शन होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। ध्यान रहे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का फंक्शन, और डेफिनिट इंटीग्रेशन एक नंबर, एक संख्या होता है। एग्जाम्पल हम समझाते हैं, आप देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है हम लोग का, है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन 1 से मान लेते हैं कि 2 ले लिए हैं, और यहाँ पर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। क्या है, 1 से 2 लोअर लिमिट, जिसको हम लोग इंटीरियर लिमिट कहते हैं। कौन लिमिट कहते हैं, इंटीरियर। और अपर लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे, सुपीरियर। अपर लिमिट क्या कहेंगे, सुपीरियर। ऊपर वाला सुपीरियर भी कहते हैं
और नीचे वाला को इंटीरियर। ये लोअर हो गया, वो अपर हो गया। फंक्शन एक्स क्यू है और एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन होगा। तो पहले आप इंडेफिनिट के जैसे आप सोचिए कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिएंगे आप। इस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला लगाते हैं, पावर में एक जोड़ेंगे, 3 में एक जोड़ेंगे 4, उतना ही से भाग देते हैं, और इसके बाद लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, अपर माइनस लोअर, तो जहाँ वेरिएबल वहाँ अपर लिमिट, एक्स जगह 2 डालेंगे तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर माइनस जहाँ एक्स वहाँ 1, 1 का पावर 4 और बाय 4। देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है आप लोग बताएंगे, 16 हो जाएगा, नीचे 4 होगा, फिर माइनस 1/4 होगा। आप एलसीएम लेंगे, 4 ही एलसीएम होगा, 16 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एक नंबर हुआ, एक संख्या हुआ, एनी रियल नंबर क्या। तो आप लोग ये लिख करके और हम नोट लिखाएंगे, तो नोट के लिए हेडिंग देंगे, तो तेज़ी से इसको प्रिंट कीजिए। चलिए, तो नोट फर्स्ट क्या है, ये इंडेफिनिट है, ये क्या है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक एक्स का फंक्शन होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक नंबर यानी एक संख्या, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में निकाल के दिखा चुके हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर आप सेकेंड अगर देखेंगे तो यहाँ पर समझेंगे, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया होगा तो उसको हम एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन के अंदर ला सकते हैं। तो इंडेफिनिट से हम लोग उसको डेफिनिट बना सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, यानी फंक्शन से हम लोग क्या नंबर निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हो जाए, एक नंबर आ जाए, तो उससे फंक्शन आप नहीं बना सकते हैं। तो कहने के बाद जब इंडेफिनिट दिया होगा तो डेफिनिट निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब डेफिनिट दिया होगा तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट नंबर सेकेंड में लिखेंगे, यदि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना दिया हो तो हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो उससे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, पॉइंट नंबर 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। पॉइंट नंबर 4 सब्स्टिट्यूशन, हम लोग जिसको प्रतिस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन है ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, इंडेफिनिट में पढ़ाया गया था कि प्रतिस्थापन का मतलब कि एक वेरिएबल के बदले किसी दूसरे वेरिएबल को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आइए यहाँ पे प्रतिस्थापन के लिए जैसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, यदि इतना होता है, कहाँ, ए से बी, जी ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स होता है। तो अब इस समय आप क्या करिएगा, तो प्रतिस्थापन बताए थे कि आप ऐसे फंक्शन को मानिए
ताकि डिफ्रेंशिएट करने पर इसमें मिलता जुलता आना चाहिए। तो क्या मानेंगे, g को मानेंगे, g का डिफरेंस g डैश होता है जिसमें है नहीं। f को मानेंगे तो f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश होता है। तो क्या मानने में फायदा होता है, तब जो है कि fx बराबर t मान ले। एक दूसरा वेरिएबल प्रतिस्थापन के बदले एक वेरिएबल के बदले कोई दूसरा वेरिएबल मानना है। जब मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ x विथ डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यानी x के सापेक्ष इस फलन का हम लोग का अवकलन करना है। तो fx का डेरिवेटिव x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, और t का डेरिवेटिव dt बाय, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना। देखिए तो f डैश x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, इजकल टू क्या बच जाएगा, dt। जब आप इतना करिएगा तो आपको व्हेन और देन करना पड़ेगा, व्हेन और देन। तो व्हेन देन करने के लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर जब वेरिएबल x था और तब वेरिएबल t हुआ। जब वेरिएबल x था, ये सब वेरिएबल x है, तो उस समय का लोअर लिमिट क्या है, a है। अब हम लोग का वेरिएबल किस में बदलने जा रहा है, t में बदलने जा रहा है। तो जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट क्या रखेंगे, a। तो इससे t का मान मिलेगा f ऑफ a, t का मान क्या मिलेगा, f ऑफ a। फिर जब वेरिएबल x है तो अपर लिमिट कितना है, b है, क्या है, b है। तो x जगह b रखेंगे तो t का मान मिलेगा f ऑफ b। चलिए ये लिमिट भी अब हम लोग को बदल रहा है नाउ, यानी कि अब लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, a टू b है, सॉरी अब देखिए बदल रहा है ये g, और जहाँ पर fx है वहाँ क्या रखेंगे, t रखेंगे, और f डैश x dx बराबर क्या आ चुका है, dt आ चुका है। अब लिमिट भी बदल जाएगा, लोअर लिमिट a है तो अब क्या मिलेगा, f ऑफ a, और अपर लिमिट b था तो अब b के स्थान पे क्या आ जाएगा, f ऑफ b आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसा फंक्शन वैसा इंटीग्रेशन होगा। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस पर हम एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, आप इसे नोट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, है ना, ऊपर में cos x और नीचे में रूट ओवर 1 प्लस sin x dx। ये है। अब यहाँ पहले सोचिए, है ना, सोचेंगे प्रतिस्थापन का मतलब। देखिए ऐसे फंक्शन को आप मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन करने पर मिलता जुलता हो। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है जो है नहीं, लेकिन इसको पूरा मानते हैं तो 1 का 0 और साइन का क्या होता है, cos होता है। तो ऊपर में ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे आप, लेट, है ना, माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या, t। जब मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 1 का तो 0 होगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या डायरेक्ट dx निकाल लीजिए, नहीं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो cos x dx इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, dt। नहीं, इतना करने के बाद आपको व्हेन और देन भी तो करना पड़ेगा, नहीं। चलिए यहीं पे करते हैं, व्हेन x और देन t। नहीं, जब वेरिएबल x है
तो उस समय का लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो x का स्थान पे 0, तो इसे t का मान कैसे निकलेगा, तो x जगह पे रखने से मिलेगा। तो x की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, तो t बराबर क्या मिलेगा, 1। फिर यहाँ पर जब वेरिएबल x, तो उस समय का अपर लिमिट क्या है, π/2 है, तो x जगह π/2 रखेंगे, साइन 90, साइन 90 का मान 1, 1 + 1 2 हो गया। चलिए इतना करने के बाद नाउ यानी कि अब चलिए जहाँ 0 था वहाँ क्या आ जाएगा 1, जहाँ π/2 है वहाँ क्या आएगा 2, cos x dx के जगह क्या रख देंगे हम लोग, dt। देखिए cos x dx जगह क्या आ गया हम लोग का, dt आ गया, नीचे रूट ओवर 1 + साइन x को क्या माना गया है, t, तो यहाँ पे हम लोग t रख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, रूट t है, रूट मतलब पावर हाफ, ऊपर ले जाएंगे तो -½ है ना, -1/2 dt। चलिए तो यहाँ पर x⁴n फॉर्मूला काम करेगा, तो x⁴n -½ में 1 जोड़ेंगे है ना, तो 1/2 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, यानी -1/2 में आप 1 जोड़िएगा तो 1/2 आ जाएगा प्लस में। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट कितना 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा t की पावर 1/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, तो अपर माइनस लोअर, वेरिएबल t है तो t की जगह हम लोग अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, तो क्या आएगा 2 की पावर 1/2 -1 का पावर 1/2, तो फाइनल आंसर हुआ 2, हाफ का मतलब रूट, ये 1 हो जाएगा, तो 2√2 - 1। तो यह भी एक नंबर है, हम पहले बताए हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए नंबर, वह एक संख्या होता है, तो नोट करेंगे। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे, हल नहीं करेंगे। ये आपको सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन जो है 7.10 में पढ़ना है। कौन सा एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक से आपको 7.10 जो है और 9 है ना, 7.9 और 10 बनाना है। एक थ्योरम और देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, तो ऐसे आपको 7.9 और 10 कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको ये भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन u इंटू भी फॉर्मूला काम करता है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx है ना, क्या होता है u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u है ना, इंटीग्रेशन ऑफ भी dx। ठीक, एक बार होल इंटीग्रेशन इतना होता था। यह इंडेफिनिट का काम है, जब लिमिट आ जाएगा तो डिफिनिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट a हो गया और अपर लिमिट क्या हो गया। तो आप क्या करिएगा, जब डिफिनिट दिया हुआ रहेगा तो ठीक आप इनडिफिनिट के जैसे पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। लिमिट इन आप सभी इंटीग्रेशन पर लिमिट आप देंगे तो बाय पार्ट्स में गलती हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इनडिफिनिट का काम इस तरह से अपना अंदर में चलते रहेगा और लिमिट जो है इंटीग्रेशन पे आपको नहीं देना है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और यहाँ पर देंगे लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b होगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx है ना, इसको अलग, ये लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, इंटीग्रेशन पे नहीं देना है, यहाँ ऐसे देना है फिर माइनस। हाँ, इस इंटीग्रेशन पे आप दे सकते हैं लोअर लिमिट a अपर लिमिट b और क्या है du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन पे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी नहीं देना है, ब्रैकेट के अंदर रख करके यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट होगा। चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए और इस पर हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, आप लिखेंगे जल्दी से फटाफट। ये एग्जाम्पल है
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e to the power x dx है ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन काम करेगा नहीं, जनरल इंटीग्रेशन काम करेगा नहीं, लगेगा बाय पार्ट्स, क्योंकि जब दो फंक्शन x का दोनों गुना के रूप में हो, दोनों किस रूप में हो, तो u इंटू वी फॉर्मूला काम करेगा, और u इंटू वी मतलब क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना। तो आइए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखना है। x को हमने अलजेब्राइक बोला था, x को कौन सा फंक्शन कहते हैं, अलजेब्राइक, और e टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो आइलेट एक वर्ड था, आइलेट क्या था, आइलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रायगोनोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो आप अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में किसको पहले देख रहे हैं, आइलेट में पहले अलजेब्राइक, लास्ट में एक्सपोनेंशियल आया है ना। तो जो पहले होता है उसको क्या माना जाता है, u होता है, u मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, v। तो u इंटू वी फॉर्मूला देखेंगे बगल में हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डेरिवेटिव होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, एक बार होल इंटीग्रेशन हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा u बाहर होगा, कौन बाहर होगा, u बोले था x, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e टू द पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव होता है, v का इंटीग्रेशन होता है ना, एक बार होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो लिमिट हर इंटीग्रेशन पे आपको नहीं देना है ना, डायरेक्ट इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। लोअर लिमिट क्या होगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा 1 होगा, अपर माइनस लोअर नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन होने के बाद पहले आप इंटीग्रेशन पूरा करिए है ना। x e टू द पावर का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा, x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर का इंटीग्रेशन इंटू dx। तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। फिर देखिएगा आप x है e टू द पावर x है, फिर माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, चलिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, अपर माइनस लोअर, तो जहाँ x वहाँ क्या होगा अपर, x जगह 1 देंगे, e का पावर 1 माइनस e का पावर 1 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x वहाँ 0 0 e का पावर 0 माइनस e का पावर 0। तो देखिए क्या हुआ है, ये देखिए e माइनस ई क्या हो गया 0 हो गया, फिर माइनस है यहाँ e का पावर 0 उसका मान 1 गुना 0, ये 0, फिर e का पावर 0 उसका मान 1, माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको +1। फाइनल आंसर 1 आया है। इस इंटीग्रेशन का मान क्या आया है 1। तो बाय पार्ट्स जब भी आप बनाएंगे तो सीधा पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आपको अपर माइनस लोअर करना है वेरिएबल के स्थान पर रख करके। चलिए तो आप इसे नोट करेंगे, और इस वीडियो को देख करके आप एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.9 और 10 आप पूरा बना सकते हैं। है ना, एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.9 जैसे समझाते हैं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन है -1 से 1 है x + 1 dx है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, चलिए सॉल्यूशन आप देखेंगे जरा। हमने इंडेफिनिट में बताए थे, और इंडेफिनिट का ही सारा प्रोसेस होगा, लास्ट में डिफिनिट का काम आएगा, अपर माइनस लोअर जिसको करते हैं। तो आइए, इंडेफिनिट में बताया गया था वही फंडामेंटल इंटीग्रेशन बताया गया था आपको कि जब दो फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में, तो सीधा इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और फिर प्लस है -1 से 1 गुना dx, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो आइए, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, ds का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1।
अपर माइनस लोअर होता है, तो जहाँ x वहाँ क्या डालेंगे आप 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2, फिर बीच में माइनस लोअर लिमिट -1 डालिए, -1 का स्क्वायर बाय 2 होगा, है ना। फिर यहाँ से प्लस दीजिए, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या जोड़िए 1/, है ना, 2 हो गया, -1 का स्क्वायर +1/2 है, अब बीच में लेकिन -1/2, फिर +1 अब माइनस गुना माइनस +1, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा। चलिए, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए नंबर एक संख्या होता है जिसका आंसर कितना आ चुका है 2 आया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/x dx है, फिर 2 से 3 है। इसका सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, log mod x होता है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, अपर माइनस लोअर, यहाँ 3 डालेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 डालेंगे। चलिए, तो पॉजिटिव है, मोड से बाहर निकाल सकते हैं नहीं, तो log 3 आ जाएगा माइनस log 2 आ जाएगा, log a माइनस log b log a/b होता है, तो क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ होता है, e, दें या ना दें ऑलरेडी e छिपा हुआ होता है ना। तो इस log 3/2 को इस प्रकार भी आपको मिलेगा आंसर ln, है ना, 3/2, यानी ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप लोग 7.9 और 7.10 जरूर बनाइए, और कोई समस्या हो तो आप हमें प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 7.9 और 10 कंप्लीट रूप से आप ऐसा बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और आप लोग जवाब देंगे, कमेंट करेंगे जैसा एक क्वेश्चन है। चलिए, इसको नोट करिए, और क्वेश्चन देते हैं और अच्छा लगता है, बन जा रहा है, तो आप इसे कमेंट जरूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन होगा। बेटा, चलिए, आपके बुक का ही है लास्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 21-22, है ना। तो देखें क्वेश्चन 1 से क्या है, √3 दिया हुआ है, पर dx है, नीचे 1 + x² है, इतना बराबर है ना, बराबर है। तो ऑप्शन है ना π/3 बी नंबर, 2π/3 सी नंबर, π/6 और डी नंबर π/12। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे बनाएं और हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, लिखेंगे जल्दी से और भेजेंगे कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ABCD में से कोई एक सही है, जो आप बताएंगे कौन सा सही है। चलिए, हमारे स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं कि ऑप्शन डी है ना। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन। अब देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है 1 से √3 दिया गया है, dx by 1 + x², है ना। तो 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स x का होता है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट √3। इसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन का न्यूटन लेबनिज़ फॉर्मूला से अपर माइनस लोअर, है ना। तो जहाँ वेरिएबल वहीं आप रखेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 हो गया। tan कितना डिग्री √3 होता है, तो चलिए 60 डिग्री π/3, tan कितना डिग्री 1 होता है π/4। आप एलसीएम लीजिएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा,
तो 4 पाई माइनस 3 पाई इजकल टू पाई बाय 12। ये हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी।